अच्छा बेटा मेरी बात सुने, आपके सामने ये क्वेश्चन है, a body of mass 2 kg is rotating in a circle with the time period of pi seconds. With the time period of pi seconds, यानी 3.1415 seconds में वो अपनी रोटेशन मुकम्मल कर लेती है, एक चक्कर लगा लेती है। The radius of the circle is 1 meter. The radius of the circle is 1 meter. और आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कैलकुलेट ओमेगा। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है? कैलकुलेट ओमेगा। फिर आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है कैलकुलेट वी, वेलोसिटी। ठीक है कि नहीं? कैलकुलेट वेलोसिटी। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है एंगल रोटेटेड इन 1.5 सेकेंड्स। ये मैं क्वेश्चन आपको व्हाट्सएप भी कर दिया है मैंने ग्रुप में, तो आप वहां से भी देख सकते हैं इस क्वेश्चन को, अगर किसी को सामने नजर ना आ रहा हो। इसके 14 पार्ट्स हैं बेटा, जिनमें से 13 पार्ट्स जो हैं वो एफएससी और ए लेवल में मुश्तरका हैं, और 14th पॉइंट जो है वो एफएससी का एक्सक्लूसिव एफएससी का पॉइंट। तो अब आप देखें, आपके ऊपर सामने ब्लू में छोटे सारे फार्मूले भी लिख दिए गए हैं। आपसे पहला क्वेश्चन पूछा गया कैलकुलेट ओमेगा। अब आप देखें, आपको टाइम पीरियड पता है, ओमेगा के बारे में आपके पास फार्मूले हैं। एक है 2 पाई ओवर कैपिटल टी, 2 पाई ओवर कैपिटल टी बेटा फार्मूला है आपके पास, 2 पाई ओवर कैपिटल टी। तो आपको पता है कि 2 पाई और टाइम भी पाई, तो ओमेगा किसके बराबर आ गया? 2 रेडियंस पर सेकेंड। ओमेगा किसके बराबर हो गया? 2 रेडियंस पर सेकेंड के बराबर आपका ओमेगा आ गया। ठीक है कि नहीं? अगर आप कहें तो मैं इसको ज़्यादा सफाई से आपके सामने यहाँ लिख देता हूँ, बड़ा करके लिख देता हूँ कि ओमेगा 2 पाई ओवर कैपिटल टी। तो कैपिटल टी टाइम पीरियड। एक बात याद रखें कि छोटे टी और कैपिटल टी में फ़र्क होता है। छोटा टी जनरल टाइम के लिए, किसी भी टाइम के लिए, और कैपिटल टी स्पेसिफिकली टाइम पीरियड। स्पेसिफिकली टाइम पीरियड से मुराद है फुल रोटेशन, यानी फुल रोटेशन से मुराद ये। कैपिटल टी की डेफिनेशन भी यही बनती है कि टाइम पीरियड, टाइम टेकन टू रोटेट थ्रू एन एंगल ऑफ 2 पाई रेडियंस। टाइम टेकन टू रोटेट थ्रू एन एंगल ऑफ 2 पाई रेडियंस। अब ये 2 पाई ओवर पाई कर दें। आपको पता है टाइम पीरियड भी पाई सेकेंड्स दिया गया है क्वेश्चन में कहा गया है कि टाइम पीरियड पाई सेकेंड्स, उससे 2 रेडियंस पर सेकेंड, या आप इसे 2 रेड पर सेकेंड भी लिख सकते हैं, या आप इसे 2 सेकेंड -1 भी लिख सकते हैं, अगर आप रेडियन ना लिखना चाहें तो। ठीक है कि नहीं? आगे चलते हैं। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का फार्मूला क्या है? v = r ओमेगा। रेडियस 1 है, ओमेगा 2 है, तो वेलोसिटी हो गई 2 मीटर पर सेकेंड। बड़ा सा करके अगर देखना है तो v जो है आपको पता है v = r ओमेगा होता है। ठीक है कि नहीं है? रेडियस 1 है, ओमेगा 2 है, तो v जो है वो 2 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी। इस तरीके से v की वैल्यू आ गई जो मैंने यहाँ लिखी हुई। फिर है एंगल रोटेटेड इन 1.5 सेकेंड्स। एंगल आपको पता है थीटा = ओमेगा टी के बराबर होता है। ये जब सबसे पहली आपने एक्सप्रेशन याद है, जिस दिन आपने ओमेगा की डेफिनेशन पढ़ी थी, तो आपने पढ़ा था कि वो एंगल ओवर टाइम के बराबर है। आपको पता है जिस तरह वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम होती है, बिल्कुल उसी तरह से एंगुलर वेलोसिटी जो है वो एंगल रोटेटेड ओवर टाइम के बराबर होती है। एंगल रोटेटेड ओवर टाइम के बराबर होती है। ठीक है कि नहीं? अब इसमें से थीटा को सब्जेक्ट बना लें तो थीटा जो है वो क्या है? ओमेगा इंटू टाइम। बिल्कुल इस तरह से जिस तरह डिस्टेंस वेलोसिटी इंटू टाइम के बराबर होता है। आप लोग ये चीज देखो कि थीटा = ओमेगा इंटू टाइम। ओमेगा 2 और टाइम 1.5, तो ये कितना हो गया? 3 रेडियंस हो गया। 3 रेडियंस उस बॉडी ने रोटेट किया है 2 सेकेंड्स में, 1.5 सेकेंड्स में, सॉरी 1.5 सेकेंड। इसका मतलब ये है कि ये वो बॉडी जो है वो यहाँ थी, ठीक 1.5 सेकेंड के बाद वो रफली यहाँ कहीं आ गई और उसने 3 रेडियंस का एंगल रोटेट किया।
आपको पता है 3 रेडियंस का एंगल जो है वो 171 डिग्री के बराबर होता है, रफ 171 डिग्री के करीब बनता है। उस दौरान उसने कहा उसने ये डिस्टेंस कितना तय किया। अगला क्वेश्चन है कि डिस्टेंस कितना तय किया। ये डिस्टेंस आर्क लेंथ नहीं है और ये रेडियस आर है, तो ये एस इज इक्वल टू आर थीटा से रिलेट होता है। अब आप देखें कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1.5 सेकेंड्स, एस इज इक्वल टू आर थीटा, आर हमारा 1 है, थीटा 3 आ गया, तो डिस्टेंस 3 मीटर आ गया। अब बेटा यहाँ पर 5वां क्वेश्चन है, कैलकुलेट सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बाय 5 फार्मूले। बार बार मैं 5 फार्मूलों का हवाला क्यों देता हूँ, ताकि आपको पांचों के बारे में आपकी प्रैक्टिस बड़ी क्लियर हो, आपको पता हो कि कैसे उसको आप कर सकते हैं डील। एक बात याद रखें, आप जरूरी नहीं कि आप सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के सारे फार्मूले याद करें, आप एक याद कर लें, कोई सा एक याद कर लें और बाकियों को उससे डिराइव कर लिया करें। मिसाल के तौर पे फर्ज करें मुझे पता है कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन v स्क्वायर ओवर आर, बाकी फार्मूले मुझे भूल गए, कोई मसला नहीं, मगर मुझे v इज इक्वल टू आर ओमेगा तो पता है ना, v इज इक्वल वो मैं यहाँ पुट कर लेता हूँ, तो ये आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ओवर आर आ गया, ये आर इसका स्क्वायर काट देगा, तो ये आर ओमेगा स्क्वायर आ गया। तो मतलब एक मेरे पास फार्मूला था v स्क्वायर ओवर आर, दूसरा मैंने निकाल लिया आर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है कि नहीं। और फिर आप ये चीज देखें कि इसी को मैं आर ओमेगा इनटू ओमेगा कर देता हूँ, तो ये एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी ओमेगा, तो मेरे पास इस तरह से भी फार्मूला आ गया, ठीक है कि नहीं। और उसके अलावा मैं इसको ओमेगा की जगह 2 पाई ओवर कैपिटल टी पुट कर देता हूँ, उसका स्क्वायर कर देता हूँ, तो मेरे पास 4 पाई स्क्वायर आर ओवर टी स्क्वायर एक और फार्मूला आ गया। अब मुझे पता है कि 1 ओवर टी जो है वो एफ होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन, तो मैं इसको 4 पाई स्क्वायर आर एफ स्क्वायर कह सकता हूँ, तो ये मेरे पास एक और फार्मूला आ गया, ठीक है कि नहीं। अब आप लोग ये चीज देखो कि कैलकुलेट द सेंट्रीपिटल एक्सेस में एक पॉइंट नंबर 5 जो है, कैलकुलेट द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बाय 5 फार्मूले। क्या लिखा हुआ है, कैलकुलेट सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बाय 5 फार्मूले, और यहाँ लिखा हुआ है फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन सादा एफ। पहला ख्याल है एफ पहले निकाल लेते हैं, एफ 1 ओवर टाइम पीरियड होता है, 1 ओवर पाई, इसको जरूरी नहीं कि अभी आप कन्वर्ट करें, इसी तरह लिखा रहने दें, 1 ओवर पाई रेवोल्यूशंस पर सेकेंड, 1 ओवर पाई रेवोल्यूशंस पर सेकेंड, ये उसी तरह लिखा रहने दें, उसको जरूरत नहीं है सिंप्लीफाई करने की, ठीक है। अब 5 फार्मूले कौन कौन से हैं आप जानते हैं। एक फार्मूला है वी स्क्वायर ओवर आर, वी की वैल्यू आपने यहां निकाली थी 2, वो 2 पुट कर दें, आर 1 है तो 4 आपके पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आ जाएगी 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है कि नहीं। आप आर ओमेगा स्क्वायर यूज भी कर सकते हैं, आर आपको पता है 1 है, ओमेगा भी 2 है, तो इसका जवाब भी 4 हो गया। अगर आप इसके अलावा वी ओमेगा भी यूज कर सकते हैं, आपको होता है वेलोसिटी भी 2 है, ओमेगा भी 2 है, ये दोनों सेम इसलिए कि रेडियस 1 है, तो ये 4 हो गया। और आप चाहें तो ये वाला फार्मूला भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये वाला भी, ये वाला फार्मूला लगाएं, 4 पाई स्क्वायर आर की जगह 1 पुट करें, टाइम पीरियड आपको पता है पाई सेकेंड्स है, उसका स्क्वायर ये इससे कट जाएगा, तो ये जवाब 4 आ जाएगा। और आप चाहें तो ये वाला फार्मूला भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं इसलिए बार बार स्ट्रेस कर रहा हूँ, आर 1 पुट कर दें, फ्रीक्वेंसी 1 ओवर पाई का स्क्वायर, ये 4 पाई स्क्वायर ओवर पाई स्क्वायर करके 4 कर दें, तो इस तरीके से आप जो है वो क्या नाम है फार्मूला निकाल सकते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का, ये यूं कर लिया आपने। अच्छा जी, अब देखें कैलकुलेट द सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, तो सेंट्रीपिटल फोर्स किसके बराबर है, आप एम ए इस्तेमाल कर लें, जब आपको एक्सेलरेशन पता है तो आप डायरेक्ट वो इस्तेमाल करें। मास कितना है 2 kg, एक्सेलरेशन कितनी है 4, तो 8 न्यूटन। और अगर आपको ये फार्मूला नहीं पसंद आया कोई मसला ही नहीं, ये देखिए सेंट्रीपिटल फोर्स का एक फार्मूला एम वी स्क्वायर
mv स्क्वायर ओवर आर भी है, मास 2 kg, वेलोसिटी 2 का स्क्वायर, रेडियस 1 तो 8। ये पसंद नहीं आया, एम आर ओमेगा स्क्वायर इस्तेमाल कर लें, मास 2 kg, रेडियस 1, ओमेगा भी 2 है तो 8। ये पसंद नहीं आया तो 4 पाई स्क्वायर एम आर ओवर टी स्क्वायर इस्तेमाल कर लें। 4 पाई स्क्वायर मास 2 kg, रेडियस 1 और 2 का सॉरी पाई का स्क्वायर, तो ये भी 8 होता है। ठीक है कि नहीं? ये पसंद नहीं आया, ये लगा लें 4 पाई स्क्वायर एम आर एफ स्क्वायर। आपको पता है 4 पाई स्क्वायर मास 2 kg, रेडियस 1 और फ्रीक्वेंसी 1 ओवर पाई थी। मैंने कहा था उसको 1 ओवर पाई को डेसिमल में ना कन्वर्ट करें। 4 पाई स्क्वायर इंटू 2 ओवर पाई स्क्वायर, तो ये आपके पास बेटा क्या आ जाता है 8। तो आप इस तरीके से भी इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आप सेंट्रीपिटल फोर्स बहुत तरीकों से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब 8वां पॉइंट कहता है व्हाट नेम्स और डिस्क्रिप्शंस कैन बी गिवन टू सेंट्रीपिटल फोर्स। बेटा सेंट्रीपिटल फोर्स एक्सेलरेटिंग फोर्स होता है, एक्सेलरेटिंग फोर्स है ये नेट फोर्स भी कह सकते हैं इसे, और ये रिजल्टेंट फोर्स भी है। और ये एक अनबैलेंस्ड फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर भी है। ये चारों नाम इसके लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। अब आपके सामने एक छोटा सा क्विज आ रहा है। ये क्विज बताएगा कि आप में से कितने लोग समझे हैं। अच्छा, पहले तो 9th पॉइंट है, इज दिस बॉडी इन इक्विलिब्रियम? जी, टाइप करके जवाब दें। 9वां पॉइंट ये है कि इज दिस बॉडी इन इक्विलिब्रियम, टाइप करके। जो एक बात याद रखें, जो बच्चे आंसर दे रहे हैं उनका मैं रिकॉर्ड करूंगा। जो बच्चे बिल्कुल आंसर नहीं दे रहे, मसलन पिछले 18 दिनों में जिस बच्चे ने बिल्कुल भी आंसर नहीं किया ना, आप ये याद रखें वो मेरे रिकॉर्ड में आ रहा है। आपको पता है ना, गूगल में इसमें अच्छा सा डाटा बन जाता है आराम से। तो मास्टर चलें, सारे जवाब दें, लेकिन शाबाश, आपके सामने मेरे आंसर आ रहे हैं। वेरी गुड, सब ठीक है, जबरदस्त, शाबाश, क्या बात है जनाब। आपने बिल्कुल ठीक सबने लिखा है कि नो, इट्स नॉट, इट्स ये जो है इट्स नॉट इन इक्विलिब्रियम, इट इज नॉट इन इक्विलिब्रियम। क्यों नहीं इक्विलिब्रियम में? क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है, एक्सेलरेशन हो रही है, और एक अनबैलेंस्ड फोर्स लग रहा है। अब जो 10वां पॉइंट है ना, आज जो बंदा 10वें पॉइंट का देगा ना जवाब, वो बंदा जनाब आज का हीरो या चैंपियन ऑफ द डे होगा जनाब। 10वें पॉइंट का दें जवाब तो मिले आपको बहुत सवाब। 10वां पॉइंट क्या है? कैलकुलेट वर्क डन बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स ऑन दिस रोटेटिंग बॉडी इन 10 सेकेंड्स। जी, जिसने दिया इसका जवाब वो खाएगा जन्नत के कबाब। ने देखो वर्क डन है ना सैयद हैदर, तो वर्क डन तो फिर देखें जी। क्वेश्चन नंबर 10 जनाब, पहला दुरुस्त जवाब मौसूल होने पर जनाब बंदा जो है ना वो आज का चैंपियन ऑफ द। जी, कोई बंदा और बताए। कैलकुलेट द वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स ऑन द रोटेटिंग बॉडी इन 10 सेकेंड्स। बेटा इसका जवाब ये है जी। आप लोग ट्राई करना चाहते हैं कि नहीं? आजमेर भट्टी, आप बताएं क्या जवाब है? सही जवाब पर बड़ा सवाब है। अब्दुल्ला सैफ,
राहिम आपका जवाब मैंने देख लिया, मैं जवाब बाद में दूंगा। अब्दुल्ला सैफ, अगर तारी है तुम पे फिजिक्स का कैफ। थिंकिंग, अच्छा जी, अच्छा जी। मैं आपके सबके जवाब देख रहा हूँ। आई मीन मतलब मैं आई एम लिसनिंग विद इंटरेस्ट। आमना जमाल, दिखाओ तुम कोई कमाल। अरीबा शुजा, अनुषा बतूल, अरसलान सिकंदर। जी बेटा, जवाब आप में से काफी लोगों की तरफ से आ गया और वो ठीक है। बेटा जब बॉडी गोल गोल घूम रही होती है तो वेलोसिटी फोर्स के परपेंडिकुलर है। सेंट्रीपिटल फोर्स कोई वर्क डन नहीं करता। सेंट्रीपिटल फोर्स कोई वर्क डन नहीं करता, जीरो। सेंट्रीपिटल फोर्स कोई वर्क डन नहीं करता। तो इसका था जवाब। रायम ने और हैदर ने सबसे पहले कहा था, देखें ये बॉडी यूं गोल गोल घूम रही है ना, तो जब वो इधर है तो ये उसकी वेलोसिटी इस तरफ है, तो फोर्स इस तरफ है। फोर्स और वेलोसिटी के दरमियान एंगल 90 है। जब फोर्स और वेलोसिटी के दरमियान एंगल 90 हो तो कोई वर्क डन नहीं होता। ये फोर्स एनर्जी ट्रांसफर नहीं कर रहा। ये फोर्स एनर्जी ट्रांसफर नहीं कर रहा। देखें जो सन है, अर्थ अर्थ इस तरह से घूम रही है सन के गिर्द, तो ये अर्थ की वेलोसिटी यूं है, सन उसे यूं खींच रहा है, तो सन को अर्थ को अपने गिर्द गोल घुमाने में कोई वर्क डन नहीं करना पड़ता। अगर ऐसा कोई वर्क डन हो रहा होता तो जाहिर है सन के गिर्द जब प्लेनेट अर्थ घूमती तो सन को वर्क डन करना पड़ता। अगर होता कोई, तो वो उस वर्क डन के नतीजे में सन ठंडा होता, क्योंकि उसकी हीट एनर्जी वो वर्क डन में कन्वर्ट हो रही होती। और जो 9 प्लैनेट्स को अपने गिर्द घुमाने में सन को वर्क डन करना पड़ता, तो वो सारे का सारा सन की इंटरनल एनर्जी को डिक्रीज करता, और इवेंचुअली अर्थ जो सन जो है वो ठंडा हो जाता और उसका टेम्परेचर डाउन हो जाता। तो पता चला कि सेंट्रीपिटल फोर्स को डायरेक्शन तो चेंज करने में करते आए, लेकिन वर्क डन कोई नहीं करता। वर्क डन तब होगा जब ये चीज ऐसे स्पाइरल इन करते हुए अंदर की तरफ आएगी, यानी फोर्स की डायरेक्शन में जरा सा भी कोई डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। फोर्स की डायरेक्शन में जरा सा भी कोई डिस्टेंस ट्रेवल करेगी तो वर्क डन होगा। तो इसका मतलब है कि सेंट्रीपिटल फोर्स कोई वर्क डन नहीं करता। अब बेटा क्वेश्चन आ रहा है बड़ा मजे का, इसी में ही कह रहा है कि इफ द स्पीड ऑफ रोटेशन स्टार्ट्स इंक्रीजिंग, मार्क ऑल पॉसिबल एक्सेलरेशंस। ये देखें, फर्ज करें कि यहां पर इसकी स्पीड 2 मीटर पर सेकंड थी। मैं मिसाल देता हूं, 2 मीटर पर सेकंड थी। जब वो यहां पर बॉडी पहुंची तो उसकी स्पीड हो गई 2.5 मीटर पर सेकंड, और फिर जब वो यहां पहुंची तो उसकी स्पीड हो गई 3 मीटर पर सेकंड। तो स्पीड उसकी ऐसे इंक्रीज कर रही है। अब उसमें एक्सेलरेशंस क्या क्या होंगी? तो बेटा बात यह है कि जब वो बॉडी यूं यूं रोटेट कर रही थी, यहां पर जब वो पहुंची उसकी स्पीड इस तरफ को इंक्रीज कर रही थी। उसको इस तरफ को स्पीड इंक्रीज करने की वजह से उसकी एक एक्सेलरेशन अलोंग द टेंजेंट है। ये एक्सेलरेशन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कहलाती है। इसका कोई फार्मूला फिलहाल हमने नहीं पढ़ा, ना हमें इसे डील किया। और डायरेक्शन चेंज होने की वजह से उसकी एक एक्सेलरेशन टुवर्ड द सेंटर है, जिसे आप सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या रेडियल एक्सेलरेशन भी कहते हैं। तो ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होती है जो डायरेक्शन चेंज होने की वजह से होती है। ये v स्क्वायर ओवर आर ओमेगा स्क्वायर के बराबर होती है, और इन दोनों का रिजल्टेंट इस तरफ को होता है। इन दोनों का रिजल्टेंट इस तरफ को होता है। इसका मतलब ये है कि जो प्रैक्टिकली जो बॉडी सर्कल में घूम रही होती है, प्रैक्टिकली जो बॉडी सर्कल में घूम रही होती है, आप उसे सेंटर की तरफ फोर्स ही लगा रहे होते हैं, बल्कि थोड़ा ऐसे फोर्स लगा रहे होते हैं।
और जब वो यहाँ पहुंचती है तो यूं फोर्स लगा रहे होते हैं, यहाँ पहुंचती है तो यूं फोर्स लगा रहे होते हैं। इसीलिए अगर आपने कभी नोट किया हो तो आपकी जो वो है साइकिल के जो आपने देखे हो, ये टायर है साइकिल का, इसमें जो वो तारें लगी होती हैं वो यूं यूं लगी हुई होती हैं, ऐसे करके तारें लगी हुई होती हैं। ये इसीलिए लगी हुई होती हैं कि जो फोर्स है वो परफेक्टली सेंटर की तरफ नहीं आ रहा होता। फोर्स का एक कंपोनेंट ये इस तरफ को जोर लगा रहा होता है और एक कंपोनेंट डायरेक्शन चेंज कर रहा होता है। ए लेवल में हम सिर्फ इस वाले के ऊपर डिस्कशन करते हैं, इस वाले को नहीं डिस्कस करते, ठीक है कि नहीं। लेकिन एंट्रेंस टेस्ट वाले बड़े शरारती हैं, मल्टीपल चॉइस वाले, सैट फिजिक्स वाले, वो जरूर इसको भी छेड़ते हैं, इसके ऊपर भी बात कर देते हैं। तो नतीजतन जो बच्चा बिल्कुल स्टीरियोटाइप होता है, जिसने सिर्फ ये सेंट्रीपिटल फोर्स सुना होता है, उसको नहीं आइडिया होता कि फोर्स एक्चुअली ऐसे लग रहा है और ये भी एक इफेक्ट है जो अलोंग द सर्कमफ्रेंस लग रहा है, वो बच्चा फंस जाता है। और एक बात याद रखें कि वो फोर्स जो यूं लग रहा है, जो अलोंग द डिस्टेंस मूव कर रहा है, वो फोर्स वर्क डन कर रहा है, वो वाला फोर्स वर्क डन कर रहा है। जो फोर्स इस तरह लगता है ना, ऐसे ऐसे लगता है, अलोंग द सर्कमफ्रेंस लगता है, वो फोर्स वर्क डन करता है। ये वाला फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स वर्क डन नहीं करता। तो ये बातें हैं समझने वाली। अगर आपने नंबर लेने हैं सेट में और उसमें एंट्रेंस टेस्टों में भी और ए लेवल में भी, आप चाहते हैं कि एक तीर से आप 3 शॉटें खेल सकें, सेट 2 फिजिक्स भी खड़का दें और प्लस आप क्या कहते हैं ए लेवल भी कर लें, तो ये सब चीजें आपको करनी पड़ेंगी, ठीक है। आप देखें, व्हाट विल हैपन टू द बॉडी इफ द स्पीड ऑफ रोटेशन इंक्रीजेस एंड द सेंट्रीपिटल फोर्स स्टेज कांस्टेंट। अब बॉडी यूं यूं घूमकर तेज हो रही है और ये जो फोर्स है ये नहीं तेज बढ़ रहा, जो सेंटर की तरफ लगाने वाला फोर्स है वो बेचारा मजबूर है। तो फिर क्या होगा, द बॉडी विल स्पाइरल आउट, ठीक है कि नहीं। बॉडी क्या करेगी बेटा, स्पाइरल आउट करेगी, बॉडी स्पाइरल आउट करते चले जाएगी। और वो क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो ज्यादा अवेलेबल नहीं है और क्या कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स अवेलेबल नहीं है और स्पीड ऑफ रोटेशन बढ़ रही है। अब देखें, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ रोटेशन इन आरपीएम, रेवोल्यूशंस पर मिनट में कन्वर्ट करना है। ओमेगा अभी आज आपने पढ़ा है इस पर्टिकुलर केस का 2 रेडियंस पर सेकेंड। अब इसको कैसे कन्वर्ट करें, आपको पता है कि रेडियंस को अगर आप 2 पाई से डिवाइड कर देंगे तो वो रेवोल्यूशन में चला जाएगा और सेकंड को 60 से डिवाइड कर देंगे तो वो मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये क्या बन जाता है, 2/2 पाई इंटू 60, तो ये आरपीएम में बन जाता है। बेटा जो बच्चे शॉर्टकट्स के रट्टे लगा लेते हैं वो भी फायदे में रहते हैं। मसलन अगर कोई बच्चा इसको ऐसे याद कर ले कि जनाब मेरे पास अगर आंसर 2 रेडियंस पर सेकेंड है तो मैं उसको डायरेक्ट 30/पाई से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा आंसर आरपीएम रेवोल्यूशंस पर मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये शॉर्टकट्स जो होते हैं एंट्रेंस टेस्ट के लिए बड़े यूजफुल होते हैं। बंदा फौरन कैलकुलेट करके परे मारता है एकदम तेजी से। सैट 2 फिजिक्स में भी और एफएससी के जिससे रिलेटेड जितने भी पाकिस्तान में एंट्रेंस टेस्ट है, अगर आपने ये रट्टे शट्टे मार के आप गए हुए होंगे, आप उसको उड़ा के परे तेजी से सारे मल्टीपल, और ये जो किप्स वगैरह हैं या जिस तरह की जो ग्लोबल वगैरह हैं, वो आप लोगों को यही स्किल सिखाते हैं। वो जो आप वहां जाकर दोबारा ट्यूशन पढ़ते हैं तो वो आपको यही चीजें सिखा रहे होते हैं, यही ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड सिखा रहे होते हैं। आप ये मेरे से सीख लें, आपको एक ही तीर में एक दफा जब आप पढ़ ही रहे हैं तो आप अपनी एफएससी की फिजिक्स, ए लेवल की फिजिक्स और सेट 2 फिजिक्स इकट्ठी रगड़ दें। एक दफा जब जोर लग रहा है तो बंदा सारों को शॉर्ट डील कर दे। आखिरी को जो क्वेश्चन है 14th जो था इसका पार्ट, ये वो है, इफ दिस बॉडी कम्स टू रेस्ट इन 2 seconds कैलकुलेट एंगुलर डिसलरेशन। ये चीज एफएससी में आती है, ए लेवल में बिल्कुल भी नहीं पूछी जा रही। अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा एफ माइनस ओमेगा आई ओवर टी। अगर आपको याद हो कि वो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी का जो फार्मूला था, उस हिसाब से फाइनल स्पीड इसकी क्या हो गई, 0, इनिशियल 2 और टाइम 2 सेकेंड, तो ये -1 रेडियंस पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। तो बेटा ये क्वेश्चन जो मैंने आपको अभी दिया था 14 पार्ट्स, ये समझे एक बिग क्वेश्चन था जो जल्दी से आपकी सारी जितना कुछ आपने अभी तक पढ़ा है उसके थ्रू इट हैज रन थ्रू ऑल दैट, और उसमें ये सारा मूव कर किया इसने, सारा इसको डील किया सारा। आई होप आपको ये क्वेश्चन पसंद आया होगा। बेटा दूसरी बात ये कि आप इस क्लास की क्वालिटी के हवाले से आप मुझे प्राइवेट मैसेज कर सकते हैं कि सर इसमें
इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है या समझ नहीं आती या कोई इश्यूज हैं, ठीक है कि नहीं है। अब आगे शुरू करते हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन आपसे ये है कि वो जो कल आपको याद आएगा, आपने क्वेश्चन किया, आपने वो पढ़ा था, वो जो यूं करके एक बॉडी यूं गोल घूम कर यूं चली गई थी। अब फर्ज करें, मैं मिसाल देता हूं, ये रेडियस आप ले लें, रेडियस 1 मीटर ही ले लें। रेडियस 1 मीटर इसलिए ले रहा हूं ताकि आपकी कैलकुलेशंस आसान हो, ठीक है कि नहीं। रेडियस 1 मीटर या चले 10 मीटर कर लेते हैं, रेडियस 10 मीटर कर लेते हैं। जी की वैल्यू आप आसानी से 10 मीटर ले लें। अब फर्ज करें कि यहाँ पर एक बॉडी यूं गोल घूम कर यूं चली गई, यहां से उसको किसी ने छोड़ा है, वो यूं आई है और वो यूं गोल घूम कर चली गई। आपको याद होगा वो जो कल वाली वीडियो थी जो हम कर रहे थे, और जिसमें हमने वो एक बंदा वो बॉडी ड्रॉप करता था, वो गोल घूम कर आती थी, वेंसडे वाले दिन जो क्लास हुई थी। अब आपसे क्वेश्चन ये है, कैलकुलेट द मिनिमम स्पीड एट द टॉप फॉर अ बॉडी टू रिमेन इन सर्कुलर मोशन। याद आपको मैंने बताया था कि जो बॉडी यहाँ होती है, इस जगह पर होती है, उस पर लगने वाले फोर्सेस क्या थे। एक mg फोर्स था और प्लस नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स ऑफ दिस सरफेस। ये सरफेस इस बॉडी को नीचे की तरफ तभी फोर्स लगाएगी जब यहां से ये बॉडी बहुत तेजी से यूं मूव करने की कोशिश करेगी, तब ये ट्रैक उसको जोर लगाकर ट्रैक पे रखेगा। तो अब ये mg प्लस r टुगेदर सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करते हैं। फिर मैंने कहा था कि अगर इसकी स्पीड ऑफ रोटेशन स्लो हो जाएगी तो फिर आर कम होना शुरू हो जाएगा। इसकी स्पीड ऑफ रोटेशन के कम होने का जो असर है वो सिर्फ आर पर होगा। फिर आपसे पूछा गया था कि मिनिमम स्पीड कब होती है एट द टॉप मोस्ट पॉइंट, जब आर जीरो हो जाता है। एम जी जो है वो एम वी स्क्वेयर ओवर आर के बराबर है, एम एम कैंसिल हो गया, वी स्क्वेयर जी आर के बराबर हो गई, और v इज इक्वल टू अंडर रूट जी आर आ गया। दिस इज द मिनिमम स्पीड दैट बॉडी शुड हैव एट द टॉप मोस्ट पॉइंट। अब अगर आप देखें, आप जी अगर आपने 10 ली हुई है और रेडियस आपका 10 है, तो व्हाट इज द मिनिमम स्पीड एट द टॉप मोस्ट पॉइंट। पहला पॉइंट ये अंडर रूट जी, इसको वी टी कह लें। तो टॉप पे मिनिमम स्पीड क्या आती है, अंडर रूट आर आपने 10 ले लिया, जी भी आपका 10 है, अंडर रूट 100। अंडर रूट 100 किसके बराबर होता है, 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब जब यहां से ये बॉडी, यहां आपको पता है यहां से नीचे गिर के यहां पहुंची थी, और यहां से ये यूं गोल घूमकर ऊपर गई थी, ठीक है कि नहीं। अगर आपसे कहा जाए व्हाट इज द मिनिमम स्पीड इट शुड हैव एट द बॉटम, एट बॉटम पे इसके पास क्या स्पीड हो, सो दैट इट इज एबल टू रीच टू दिस टॉप पॉइंट। टॉप पॉइंट, हाँ √5 देखें, जिन्होंने तो ये रट्टा लगाया हुआ ना √5 ये लोग तो काफी सुखी लोग, मतलब फायदे में रहने वाले लोग हैं। ये लोग टेस्टों में, एंट्रेंस टेस्टों में, सैट 2 में तेजी से शॉर्ट खेलते हैं, तेजी से नंबर ले लेते हैं, तो अच्छी बात है। लेकिन मैं तो एज ए टीचर मैं डायरेक्ट शॉर्टकट अभी खुद नहीं लगाऊंगा। आपने याद किया हुआ, ये अच्छी बात है, लेकिन मैं वैसे खुद अब जो अगर मैं चाहूँ कि मैं इनको बच्चों को यहाँ से यहाँ सिखाऊं, तो मुझे किस तरह सिखाना है, मैं बताऊंगा लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी is equal to gain of potential energy. तो loss of kinetic energy half VB square minus 1 by 2 VA square, loss of kinetic energy is equal to gain of potential energy. Loss of kinetic energy is equal to gain of potential energy. अब आप देखें, आप m by m को कॉमन ले लें, m by 2 को कॉमन ले लें, VB square minus V square is equal to mgh, मास मास से कैंसल, VB स्क्वायर माइनस VA स्क्वायर इज इक्वल टू 2GH। 2 यहाँ डिवाइड कर रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और VB स्क्वायर इज इक्वल टू VA स्क्वायर प्लस 2GH। VA स्क्वायर को ही मैं VT स्क्वायर भी कहता हूँ, वेलोसिटी एट द टॉप। तो अब आप देखें कि VB स्क्वायर किसके बराबर होगा, V किसके बराबर होगी, वो इसका स्क्वायर कर लें, 10 का स्क्वायर प्लस 2G10, और हाइट कितनी, हाइट ट्वाइस ऑफ रेडियस के बराबर है, 20 मीटर। तो 100 प्लस 400 या 500,
अच्छा, अब 500 देखें, आपको पता है जिन लोगों ने बहुत अच्छे नंबर लेने होते हैं ना, उनको याद होना चाहिए कि 22 स्क्वायर 484 होता है और 23 स्क्वायर 529 होता है। ये बेटा सारी स्केल्स होते हैं अच्छे नंबर लेने के। अंडर रूट 500 तो इसका जवाब 22 पॉइंट समथिंग आएगा। अगर आपके पास कैलकुलेटर नहीं है और आपको थोड़ा सा आइडिया है कि यार 22 का स्क्वायर 484 होता है और 23 का स्क्वायर 529 होता है, तो इसका जवाब 22 पॉइंट समथिंग होगा। तो इससे पहले कि आप कैलकुलेट करें, आप नीचे ऑप्शंस में देखें, उसमें से जल्दी से टिक कर दें कि ये जवाब होगा। और वही जो अभी आप में से किसी ने पूछा, बताया 5GR, तो ये 5GR जो है वो उसका भी रट्टा लगा हुआ हो तो बंदा G10 रेडियस जो है वो क्या है, 10 है, तो ये अंडर, हाँ, तो अंडर रूट 500 इस तरह भी आ सकता है आपके पास। ठीक है कि नहीं है? तो जितना बच्चा इस तरह किसी टॉपिक में बहुत डीप उसकी पेनिट्रेशन हो तो वो बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। अब देखें यहां पर, जब ये बॉडी यहां पर आई, इस जगह पहुंची, इस वक्त इसका मास क्या है? अच्छा, मजे की बात है कि ये सारी कैलकुलेशंस आपने मास के बगैर की। इसका मतलब ये सारी कैलकुलेशंस मास इंडिपेंडेंट है। ये सारी कैलकुलेशंस क्या है? मास इंडिपेंडेंट है। अब आप देखें, जब ये बॉडी यहां पर पहुंची तो हमने कैलकुलेट किया कि इसकी वेलोसिटी अंडर रूट 500 है। ठीक है, रेडियस जो है वो 10 मीटर है। अब आपसे क्वेश्चन ये है कि कैलकुलेट नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स एट दिस पॉइंट इफ मास ऑफ द बॉडी इज, इसको भी आसान कर लेते हैं हम लोग, हम कर लेते हैं 20 kg कर लेते हैं। इस ट्रॉली का, इस चीज का वजन 20 kg कर लेते हैं। कैलकुलेट द नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स एट दिस पॉइंट। Calculate the normal contact force at this point. आपको पता है कि इसका वेट ये mg है और ये नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स ऊपर की तरफ लग रही है। तो अब देखें नेट अपवर्ड फोर्स कितना होगा। अब आपको पता है कि r mg के बराबर नहीं होगा, क्योंकि r mg के बराबर तब होता है जब ये कांस्टेंट होती या ये हॉरिजॉन्टली यूं मूव कर रही होती। r mg से बड़ा होगा। और एज अ रूल ऑफ थंब आप याद रखें कि इनवर्ड फोर्स इज ऑलवेज बिगर देन द आउटवर्ड फोर्स। Inward force is always bigger than the outward force. R minus mg is equal to mv square over r. R minus मास कितना है जनाब 20 और g की वैल्यू कितनी है 10, 2 और वेलोसिटी v स्क्वायर 500 हो जाएगा। R आपने 10 लिया हुआ है। अब आप R ये जब कभी मैं R से मुराद रेडियस ले रहा हूँ और कैपिटल R से मुराद मैं नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स ले रहा हूँ। तो कभी आपको आर जब बोलूं तो मैं रेडियस ऐसे लगेगा, कभी आर बोलूं तो नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स, तो आप इससे कंफ्यूज ना हो। अब देखें आर माइनस 200 इज इक्वल टू, ये कितना बनता है जनाब 100। आर इज इक्वल टू 300 न्यूटन। ठीक है कि नहीं? इस तरह से। अच्छा, अगर आप फर्ज करें, वो आपसे कहता है जी कि कैलकुलेट आर एट टॉप if speed at the top is not minimum, वो मिनिमम नहीं है। ठीक है कि नहीं? वो मिनिमम नहीं, इज नॉट मिनिमम बट इट इज 20 मीटर पर सेकेंड। एक नई सिचुएशन उसने दे दी है कि जब बॉडी अपने टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंची, उसने कहा कि यहां पर उसकी स्पीड 20 थी, अब स्पीड उसकी 10 नहीं है। इसका मतलब है वो बॉडी जब यहां से यूं आई तो वो एनफ इनर्शिया गेन कर चुकी थी कि वो यूं जाना चाहती थी। यहां से एक प्रोजेक्टाइल पाथ करना था उसने, लेकिन ट्रैक ने उसे फोर्स किया यूं जाने के लिए, इसलिए फिर ट्रैक एक डाउनवर्ड फोर्स लगाता है। ठीक है कि नहीं? तो वो बनेगा R प्लस एम जी इज इक्वल टू एम वी स्क्वेयर ओवर आर। R प्लस एम जी इज इक्वल टू एम वी स्क्वेयर ओवर आर, और इसकी वैल्यू क्या आती है? R प्लस एम जी इज इक्वल टू एम वी स्क्वेयर ओवर आर। और R प्लस मास कितना ले रहे हैं हम लोग? मास कितना ले रहे थे जी? कितना ले रहे थे जी?
मास की वैल्यू क्या ली थी हमने, कोई बंदा मुझे बता सकता है? जी अल्लाह के नेक बंदो 20, शाबाश सैफुल्लाह रिजवान, तुम जिंदगी में हो ना कभी परेशान। और वेलोसिटी उन्होंने 20 कर दी है, रेडियस ऑफ द सर्कल बदस्तूर 10 है। अब आप r प्लस 200 इज इक्वल टू 20 इंटू 400 ओवर 10, 10 ये कट गया, इज इक्वल टू 800, r इज इक्वल टू 600 न्यूटन। अच्छा अब देखें, मैं अब आपके सामने एक और सिचुएशन रखता हूं जो इससे टोटली डिफरेंट है, लेकिन वो भी वर्टिकल सर्कल में। फर्ज करें कि ये रोड है, इस रोड पर एक गाड़ी जा रही, ठीक है कि नहीं है, और फर्ज करें कि गाड़ी वाले की इस वक्त स्पीड है यहां पर कह लें 20 मीटर पर सेकेंड। ये आगे एक ना ऐसे करके एक रोड, यूं रोड ऐसे होगी, यानी थोड़ी देर के लिए ये एक रोड, एक पहाड़ी इस तरह से था कि थोड़ी देर के लिए ये एक सर्कल का हिस्सा बन गई। और फर्ज करें कि उसका रेडियस भी हम 10 मीटर ही ले लेते हैं, यानी रोड ने ऐसे कर्व लिया। ये एक फर्ज करें कि ऊंची सी पहाड़ी सी थी जिसके ऊपर से गाड़ी यूं मूव करती हुई गई, और जब गाड़ी यूं इस रोड पर यूं मूव कर रही थी तो उस वक्त रोड एक सर्कुलर आर्क बनी हुई थी, एक सर्कल का हिस्सा थी, एक ऐसे सर्कल का जो जिसका रेडियस 10 था। आगे जाकर रोड थोड़ी सी यूं हो गई, ऐसे ऐसे जैसे वो किसी ऐसे इस तरह के सर्कल का हिस्सा हो, और फिर सीधी होगी। अब फर्ज करें कि जब अमूमन गाड़ी चढ़ाई चढ़ती है तो स्पीड थोड़ी कम हो जाती है, तो लेट अस सपोज कि यहाँ स्पीड उसकी 18 मीटर पर सेकेंड होगी, और यहां से गाड़ी जब नीचे उतरी इधर पहुंची तो फर्ज करें कि उसकी स्पीड थोड़ी बढ़कर 22 मीटर पर सेकेंड होगी। अब आप ये नोट करें कि अच्छा इस ये सर्कुलर आर्क का भी हम फर्ज कर लें, हम इसका ले लेते हैं रेडियस ऐसे जैसे 12 मीटर। इस ये रेडियस इस तरह से था जैसे उसका ये यानी रोड एक सर्कुलर आर्क का हिस्सा बनी, एक सर्कुलर आर्क का हिस्सा बनी जैसे जिसका रेडियस 10 था। और अब आपसे क्वेश्चन ये है कि इस जगह पर, और फर्ज करें गाड़ी के लिए हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं कि 1000 kg की गाड़ी है, मेरान से थोड़ी सी बड़ी, मेरान 800 kg की है ना, तो अब वो क्या कहते हैं मास इसका 1000 kg हो जाएगा। अब आप कहेंगे सर आप 1000 kg की गाड़ी क्यों आप कह रहे हैं, आप टोयोटा कोरोला जो तकरीबन 1500 या 1600 या 1700 या 1800 kg की है वो क्यों नहीं इस्तेमाल कर? मैं कहा यार मेरे पास मेरान है, मेरान 800 kg, तो मैं उसके रफली उसके करीब करीब ही बता पाता हूँ वैल्यू, ठीक है कि नहीं। अब देखें ये इसका वेट है 1000 mg, तो 10,000 न्यूटन। नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स इसका ये होगा। अब जो कि ये परफेक्ट स्ट्रेट रोड में मूव कर रही है तो R इज जस्ट सिंपली इक्वल टू दिस 10,000 न्यूटन, ठीक है। अब ये गाड़ी यूं चलते हुए यूं पहुंची, जब इस मुकाम पर पहुंची तो वेट इसका नीचे एक्ट कर रहा था। अच्छा मैं सवाल पूछता हूं, जवाब टाइप करके देना है, तो और जो फर्दर मैथ वाले स्टूडेंट है वो जवाब नहीं देंगे, और क्या नाम है जो क्या नाम है जिनके मॉक में या पहले पेपर 2 में 50 से ऊपर नंबर आए वो भी जवाब नहीं देंगे, ठीक है कि नहीं है। आप मुझे बताएं जिनसे मैंने पूछना है, बताएं कि ये जो यहाँ आर जो लगेगी वो वेट से बड़ा होगा या ज्यादा होगा, वो जवाब दें सर। वो लोग जिन्होंने दिसंबर टेस्ट में पेपर 2 में 50 से कम मार्क्स लिए थे वो जवाब दें। ये आर जो है ये वेट के बराबर होगा, बड़ा होगा, कम होगा? जी फर्दर मैथ वालों से कोई ना बोले, ना ही राहिम बोले, ना ही वो क्या नाम है मेरे बाकी जो स्टूडेंट्स हैं जो अभी। जी सुभान सालिक मेरे बेटे, अगर आर एम जी के बराबर होगा तो ये इस तरह सीधा चला जाएगा, आर एम जी के बराबर होगा, इक्वल नहीं है मोहम्मद कुरैशी। जी सारा ने ठीक बात की है, सारा ठीक कह रही है। नहीं दानियाल आप गलत कह रहे हैं, आर कम होगा बेटा, एमजी बड़ा होगा। एक बात याद रखें, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको कहा था कि जब बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हो तो इनवर्ड फोर्स हमेशा आउटवर्ड फोर्स से बड़ा होगा। क्या कहा नहीं था कि सेंटर की तरफ लगने वाला फोर्स
बाहर वाले लगने वाले फोर्स की से बड़ा होगा। अब यहाँ पर सड़क जो है आर बाहर की तरफ लगा रही है, ज़ाहिर है क्योंकि गाड़ी सड़क के ऊपर से आ रही है, सड़क के अंदर से नहीं आ रही। तो अब देखें एम जी माइनस आर इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर हो गई। तो मास किसके बराबर है 1000 और जी की वैल्यू 10, तो एक जीरो हो गया। आर मास 1000 हो गया, स्पीड उसने यहाँ 18 दी हुई है और रेडियस 10 लिया हुआ है, तो यहां से आपके पास आर आ जाएगा इस मुकाम पे। यहां पर जो आपके पास आर आएगा वो ये वाला आर आ जाएगा। ठीक है कि नहीं है? आगे चले जरा, इधर इस तरफ आ जाए। अभी मैं जवाब सवाल पूछता हूँ कि इधर देखें, यहाँ पर वेट एम जी है। अब यहाँ पर फिर कांटेक्ट फोर्स इस तरफ है, क्योंकि सड़क यूं है तो सड़क ने तो यूं ही फोर्स लगाना है। इसमें आर बड़ा होगा या एम जी बड़ा होगा? इसमें कौन बड़ा होगा? टाइप करके जवाब दें। हाँ, अब आराम से। अच्छा देखें बेटा, आप क्लास में पार्टिसिपेट जरूर करें। पूछें क्यों भला? क्योंकि मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं। मैं उस बच्चे को ढूंढ निकालूंगा कि जो बिल्कुल जवाब नहीं दे रहा, ये जिसने पिछले 17 दिनों में एक जरा सी भी कंट्रीब्यूशन क्लास में नहीं किया है, ना ही ओरल कोई क्वेश्चन के जवाब देने में, ना ही कोई जो चुप करके बैठा हुआ ना उसके नंबर कटेंगे। आर माइनस एम जी, अब आर बड़ा होगा एम जी से। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया कि इनवर्ड फोर्स हमेशा आउटवर्ड फोर्स से बड़ा होता है। अगर आर एम जी के बराबर हो तो बॉडी सीधी जाएगी, और अगर एम जी आर से बड़ा हो तो बॉडी को यूं जाना चाहिए, लेकिन सड़क तो यूं ऊपर की तरफ उठ रही है। इसका मतलब बॉडी ने यूं जाना है, तो सड़क वेट से ज्यादा फोर्स लगाकर उसे ऊपर उठाती है, तो आर एम जी से बड़ा होगा। आर माइनस एम जी इज इक्वल टू एम वी स्क्वेयर ओवर आर। अब आप खुद देखें, आर माइनस एम जी किसके बराबर है? एम जी 1000 और उसके बाद यहां पर वो जो वैल्यूज हैं 1000 और v की वेलोसिटी आपको पता है 22 है, ओवर आर जो है वो 12 है। तो इस तरह आपके पास आर की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है कि नहीं है? तो ये मैंने अपनी तरफ से आप को कोशिश की है कि काफी सारा इसमें आपको फ्लेवर दूं। ठीक है कि नहीं है? ये चीजें आपके लिए काफी हेल्पफुल होंगी अगर आप इसको याद रखें। तो आए एक और क्वेश्चन करते हैं। और वो भी बड़ा यूजफुल क्वेश्चन होगा। अच्छा, बल्कि चलें, क्वेश्चन से पहले मैं छोटी सी एक बात बताता हूं। आज मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया ना कि एक बॉडी अगर गोल घूम रही है, और सेंट्रीपिटल फोर्स एनफ ना हो, सेंट्रीपिटल फोर्स एनफ ना हो, तो वो अपने इनर्शिया की वजह से स्पाइरल आउट करेगी। वो अपने इनर्शिया की वजह से क्या करेगी? स्पाइरल आउट करेगी। ये बात जहन में रखें, अपने इनर्शिया की वजह से स्पाइरल आउट करेगी। और एक बात याद रखें कि अगर मेरे पास कोई डिस्क हो और इसी डिस्क पे यहां पर कोई मास, किसी मास m1 का कोई कॉइन पड़ा हुआ है, और इधर एक और कॉइन पड़ा हुआ है जिसका मास m2 ज्यादा है, तो जब ये रोटेशन शुरू करेगी तो सबसे पहले बड़े मास वाला जो कॉइन है ना, वो यूं आउटवर्ड मूव करेगा। वो सबसे पहले बड़े मास वाला कॉइन आउटवर्ड मूव करेगा और सर्कुलर मोशन से बाहर निकलने की कोशिश करेगा। m1 बाद में गिरेगा। क्यों भला? क्योंकि ये जो m2 है इसका मास ज्यादा है, इसका इनर्शिया ज्यादा है। या आप फर्ज करें कि आप ये एक ड्रम ले लेते हैं। अब इस ड्रम में अगर ये ड्रम यूं घूम रहा है, इस ड्रम से तो अब बाहर जाने की वो नहीं है ना, बाहर नहीं कोई जा सकता, क्योंकि ड्रम के अंदर सारे कैद हैं। ये ड्रम इस तरह का बना हुआ है, फर्ज करें ये यूं है, यूं करके यूं यूं घूम रहा है। ठीक है कि नहीं है? इसमें आप छोटे मास और बड़े मास के बहुत सारे मार्बल्स ले लेते हैं और आप इसको ड्रम को घुमाना शुरू करते हैं। आप देखेंगे कि जब ये ड्रम रोटेशन काफी तेज करेगा, इस ड्रम में जो बड़े साइज के मार्बल्स हैं वो इधर के दीवारों के साथ लगे हुए होंगे, और छोटे साइज के मार्बल्स यहाँ अंदर की तरफ आ जाएंगे। ये इफेक्ट ये है कि जो बड़े साइज का मार्बल है उसका मास ज्यादा है और उसको ज्यादा सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, तो वो अपने इनर्शिया की वजह से आउटवर्ड मूव करता है और इस दीवार के साथ लग जाता है ड्रम की। क्योंकि ड्रम से बाहर तो नहीं निकल सकते, तो वो इधर इधर आकर रुक जाते हैं सर, इधर घूमना शुरू कर देते हैं। छोटे मास वाले इधर घूमना शुरू कर देते हैं। आप पूछेंगे सर आप ये बात क्यों बता रहे हैं? वो मैं आपको इसलिए बात बता रहा हूँ कि जो पाकिस्तान का जब एटॉमिक प्रोग्राम शुरू हुआ था ना,
तो बेटा आपको पता है पहाड़ों से यूरेनियम निकाली जाती। बेटा यूरेनियम अकेले एज ए मेटल नहीं एक्सट्रैक्ट होती, यूरेनियम फ्लोराइड का कंपाउंड होता है, ठीक है कि नहीं। तो अब यूरेनियम जब एक्सट्रैक्ट होती है तो यूरेनियम फ्लोराइड की शक्ल में निकलती। यूरेनियम के दो आइसोटोप हैं, एक यूरेनियम 235, एक यूरेनियम 238। अब साफ बात है कि यूरेनियम 235 थोड़ा छोटा है और यूरेनियम 238 जरा साइज में स्लाइटली बड़ा होगा। और पहाड़ों से आप 1000 केजी अगर 1000 ग्राम यानी 1 केजी यूरेनियम निकालें, उसमें से 997 ग्राम यूरेनियम 238 के होते हैं। सॉरी 997 ग्राम यूरेनियम हाँ जी यूरेनियम 238 के होते हैं, और सिर्फ 993 ग्राम, और सिर्फ 7 ग्राम यूरेनियम 235 के होते हैं। और जिससे एटम बम बनता है, या जो फिशनेबल यूरेनियम है, जो जिसको एक स्लो मूविंग न्यूट्रॉन फायर करें तो वो स्प्लिट हो जाती है और वो कन्वर्ट हो जाती है बेरियम और क्रिप्टॉन में और इस तरह की चीज़ों में, वो यूरेनियम 235 है। तो फिशनेबल यूरेनियम बहुत थोड़ी होती, वो 7 ग्राम होती है या 0.7% होती। तो जब पाकिस्तान ने काम शुरू किया एटम बम पर, तो अमेरिका वगैरह ने पाकिस्तान के ऊपर ये मजाक उड़ाया कि इनसे तो यूरेनियम ही नहीं एनरिच होनी, इन्होंने क्या एटम बम बनाना है। एनरिच यूरेनियम एनरिच करने का मतलब है कि यूरेनियम 235 एक्सट्रैक्ट कर लेना, खालस यूरेनियम 235 को काफी हद तक निकाल लेना, उसे कहते हैं खालस करके, उसे कहते हैं यूरेनियम एनरिचमेंट ऑफ यूरेनियम। पाकिस्तान ने इस तरह की मोटरें बनाई, मिसाल ये नीचे मोटर है और मोटर की स्पीड तेज आप करें तो ऊपर जो ड्रम है वो भी घूमता है, और उस ड्रम में वो यूरेनियम डाल देते थे। सारा दिन वो ड्रम घूमता रहता था। उसमें ये होता था सारा दिन घूमने के बाद यूरेनियम 235 जरा सेंटर में आ जाती थी, यूरेनियम 235 सेंटर में आ जाती थी और 238 साइडों पर होती थी। तो पाकिस्तान सेंटर वाली यूरेनियम निकाल लेता था, और इस तरह पाकिस्तान बेशुमार 15-20 ड्रम्स घूम रहे हैं, सारा दिन की रोटेशन के बाद उनके सेंटर से पाकिस्तान ने यूरेनियम निकाल कर एक और ड्रम में डाल देता था, और फिर उसको भी पाकिस्तान घुमाता रहता था सारा दिन। करते करते पाकिस्तान उसका भी सेंटर से यूरेनियम ले लेता था। करते 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 पाकिस्तान ने 1981-82 में वो स्टैंडर्ड अचीव कर लिया कि पाकिस्तान ऐसी यूरेनियम ऑब्टेन करने में कामयाब हो गया जो आउट ऑफ 100 तकरीबन 80% यूरेनियम 235 थी, और वो वेपन ग्रेड यूरेनियम थी। उसके बाद पाकिस्तान ने वो यूरेनियम चाइना को दी, तो चाइना ने उसके साथ जब उस पर न्यूट्रॉन मारा तो वो उसका फिशन रिएक्शन स्टार्ट हो गया। और फिर चाइना ने पाकिस्तान से पूछा कि यार आप तो बड़े कामयाब हो गए हैं, ये अब तो माशाल्लाह आपने यूरेनियम रिच कर लिया, आप तो न्यूक्लियर पावर बन गए, तो आप जरा ये टेक्निक हमें भी सिखाएं। आप देखिए मजे की बात है कि सुपर पावर के पास यूरेनियम एनरिच करने की कोई टेक्निक ही नहीं थी, और हालांकि 1967 से पहले चाइना एक धमाका कर चुका था, उसके लिए उसने यूरेनियम इधर उधर से हासिल कर ली थी, कहीं से उसने ऑब्टेन कर ली थी, आया वाया स्मगलिंग और एनीथिंग। तो वो फिर पाकिस्तान ने ये टेक्नोलॉजी चाइना को ट्रांसफर की। जवाब में पाकिस्तान को चाइना ने JF-17 तैयारे के मायदे में भी शरीक किया, M11 मिसाइल की फैक्ट्री बना के भी दी, और भी बहुत सारे प्रोमिस किए जो उन्होंने फिर बाद में फुलफिल किए। इस तरह से पाकिस्तान ने इसको कहते हैं सेंट्रीफ्यूज टेक्निक, सेंट्रीफ्यूजेस, ये जो मोटर और ड्रम घूमते थे इनको कहते थे सेंट्रीफ्यूजेस। तो पाकिस्तान ने सेंट्रीफ्यूजेस की मदद से बहुत ज़्यादा रोटेशन के थ्रू, बहुत ज़्यादा मोटरों के थ्रू पाकिस्तान ने यूरेनियम 235 एक्सट्रैक्ट की, और पाकिस्तान इस तरह से न्यूक्लियर पावर बना। अच्छा जी आगे चलते हैं। अभी कोई न्यूमेरिकल करने का मूड है या आज के लिए इतना काफ़ी है? बेटा मंडे वाले दिन हम इंशाअल्लाह ग्रेविटेशन शुरू करेंगे, और सर्कुलर मोशन से रिलेटेड और अगर मैंने कुछ करवाना हुआ या कोई असाइनमेंट देनी हुई तो वो मैं आपको भेज दूंगा, और मैं आपको मज़ीद जो है क्या कहते हैं मज़ीद जो इसके, अगर मेरा दिल किया सर्कुलर मोशन से रिलेटेड कोई बात करने का, तो फिर मैं वो उसकी आपको एक्स्ट्रा वीडियो सेंड कर दूंगा। मैं आपको मंडे वाले दिन ग्रेविटेशन स्टार्ट करूँगा।